महाद्वीप व सीमाएं। अब अगर ध्यान दो, नौसिखिया टीचर होता ना तो ज़्यादा नहीं, आपको 40 स्टेट में से लगभग 25 स्टेट लिखा जाता, ठीक है। और मैंने आपको कितनी लिखा रहा हूं मैं, सिर्फ 7, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्टेट और लिखाऊंगा मैं, 10 स्टेट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही आपको बेनिफिट मिलेगा। मैंने जो नोट्स तैयार करवा रहा हूँ उसको बस रिपीट करते चलो, ठीक है। अपन अब तक पढ़ चुके हैं, इसमें बैरिंग जल संधि पढ़ चुके हैं ना, दूसरी टॉरस, तीसरी बाबल मंडेव, और चौथी जिब्राल्टर, और 5वें नंबर पे डेनमार्क। पढ़ ली थी ना, तो लिखो डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि बिटवीन यूरोप व उत्तरी अमेरिका। यूरोप व उत्तरी अमेरिका। सही बताना, वास्तव में सिलेक्शन चाहते हो क्या? सच्ची बताओ, दिल से चाहते हो? सिलेक्शन चाहते हो क्या हकीकत में? तो आपको टाइम कितने घंटे का मिल रहा है पर डे? 24 घंटे मिल रहे हैं ना, 24 घंटे मिल रहे हैं ना। अब पहली बात तो ये घबराओ मत कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, इस चीज़ को दिमाग से निकालो। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल एक 5 मिनट में पूरी स्ट्रेटजी पहली बार बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। पहले तो माइंड से उस चीज़ को निकाल दो कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आपका सिलेक्शन 100% होगा, और उस चीज़ को सोचो कि सिलेक्शन होने के बाद आप खुशी मना रहे हो, उस खुशी को दिमाग में रखो। सोचो आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आप क्या क्या करने वाले हो, उस चीज़ को दिमाग में रखो कि सिलेक्शन होते ही ध्यान दें, सबसे पहले तो मिठाई, मम्मी पापा, ठीक है, सारे आएंगे ना, और यहाँ भी आओगे, मुझसे मिलने आओगे ना, इस चीज़ को दिमाग में रखो। और अब ध्यान से सुनो, ठीक है। आगे आने वाले जो ये 6 में, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम डेट पहले ही आ चुकी ना, और ये भी पता है कि एग्ज़ाम उसी तारीख को होगा, ठीक है। और चाहे 1 पोस्ट हो चाहे 2 पोस्ट हो, आपको लड़ना है, और आपका 100% सिलेक्शन होगा। अपने दिमाग में क्या कीड़ा चलता होगा कि नहीं होगा? सबसे मेन कीड़ा तो कब पैदा होता है? जब आप इतने बच्चों को देखते हो, इतने फॉर्म को देखते हो, और इतने तैयारी करने वाले को देखते हो, ठीक है। पृथ्वी गोल है, सब गुड़ गोबर है, ठीक है। सभी उसी स्टेज पे है जिस स्टेज पे आप हो। अब ध्यान दो, आप किस तरीके से तैयारी करोगे, ये सबसे मेन मायना। आपको टाइम मिल रहा है, अब आप एक ही काम करो, और वो काम है कि पहले तो टाइम को बांट लो कि पुस्तकालय के लिए मुझे इतना टाइम देना तो देना ही है, ठीक है। सबसे पहला काम कि बाहर आना जाना बंद करो, उसको बंद करो। सबसे पहले तो जो इरेगुलरिटी है उसको बंद कर दो, ख़त्म ही कर दो। चाहे मर जाए हम तो भी ना आएंगे ना जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम को बंद करो पहले तो, ठीक है। जो लंबा माइग्रेशन है उसको बंद करो। गांव जाना सबसे मेन। राखी भी आएगी, दीपावली भी आएगी, सबसे बर्बादी के 2 त्यौहार आएंगे बीच में। जो एक रोज़गार की तैयारी कर रहा है उसके लिए बाधा है ये, ठीक है। दूसरा, आप किसी को भी अपना 1 मिनट मत दो, फिलहाल बिल्कुल भी मत दो। और अगर आपने 10 दिन भी नियमानुसार टाइम टेबल सेट करके पढ़ाई शुरू कर दी, और उस पढ़ाई में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा, जो आपको पढ़ाया गया है, जो चाहे किसी ने भी बेकार से बेकार टीचर ने आपको पढ़ाया है, उसी को रिपीट कर लो। किताबें मत पढ़ो, और सिलेबस को चिपका लो दीवार पर, उस सिलेबस को डेली पढ़ो कि मेरे क्या क्या टॉपिक है। फिर 10 दिन ये करने के बाद अब उठाओ पेपर कि प्रीवियस क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो सबसे टिपिकल पोर्शन है उसको शुरुआत कर दो, पहले उसको ले लो। और प्रैक्टिकली पढ़ने का तरीका सिंपल वे है, पढ़ने का तरीका सिंपल वे है, सीधा सा है, ठीक है। आप सेंटेंस बोलो, यही समझ में, आप सेंटेंस बोलो। कोलकाता लाइब्रेरी किसने स्थापित की, कौन सी संस्था है,
ठीक है, कौन सी सोसाइटी है, बस बोलते जाओ, सारी बातें मुंह से बोल दो, 5 मिनट बोल दो, ये कोलकाता लाइब्रेरी तैयार, नई दिल्ली लाइब्रेरी, कौन सी संस्था, क्या, किसने स्थापना की, दोनों को स्थापना करने वाले अलग अलग है, जो भी हो, ठीक है। कल सर ने बताया था ना, अब मैंने तो सिर्फ 1 मिनट, वो भी मैं तो खेल रहा था, उसी समय मैंने डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हाँ रहने दे, अपने पास रख ले। अब ध्यान से सुनो, सिर्फ और सिर्फ उसको बोल लो, वर्बली कर लो। वर्बली कर लिया ना बेटा एक बार भी, तो वो जिंदगी भर याद हो जाएगा। अगर एक बार आपने बिना देखे बोल दिया सारा, तो वो याद हो गया फिर वो, ठीक है। और टिपिकल कंटेंट को सबसे पहले शुरू करो, और घबराओ मत कि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर आपने 10 दिन भी पूरे सिलेबस के जितना पढ़ाया उसको मुंह से बोल दिया, तो वो याद हो गया, समझ लो। उसके बाद एक फीलिंग पैदा होगी आप लोगों में, वो फीलिंग ये है कि मुझे आता है। और जब ये फीलिंग पैदा हो जाएगी ना, तब समझ लो कि आगे वाले पोर्शन को पढ़ने में आपको तकलीफ नहीं होगी। अगर 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना रेगुलर नियम बना के कर लिया ना, तो 1 महीना और 1 दिन यानी 31वें दिन ऑटोमेटिकली कोई आपके पास आएगा ना, तो उसको आप मना कर दो कि अभी नहीं यार, 6 महीने बाद मिलेंगे। और 1 महीना आपने बिल्कुल गांठ बांध ली, करवा चौथ का व्रत कर लिया 1 महीने तक खुद के लिए, तो ध्यान दो सिर्फ 1 महीने। वरना आपका क्या होता है, देखो खास दोस्त है और वो दूसरे दिन ही आएंगे, हाँ लो हाँ मैं आ रहा हूँ, खाना शाम को साथ खाएंगे। अब आपकी समस्या क्या है, खाना बनाने की। अब वो समस्या एक बड़ी समस्या विकराल ले लेगी। क्या उस दोस्त के साथ खाना खाने गए, लेके आए, छोड़ के आए, लगभग ये गए 1.5 दिन खत्म। हाँ 1.5 दिन ही खत्म होते हैं। एक दोस्त जो बाहर से आएगा, जयपुर आके रहेगा, 1.5 दिन पाटे साफ टाइम का। चाहे तो उस दोस्त को ये भी कह सकते हो कि यार भाई थोड़ा सा रुको, उस दोस्त से मेरे फ़ोन नंबर दे देना, मैं बात कर लूँगा, मैं और अच्छी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। ऐसी अर्जेंसी और कोई भी आ जाए तो मेरा नंबर दे देना कि सर से बात कर लेना यार, 1 मिनट, मैं बड़े प्यार से समझा दूंगा, उसके समझ में भी आ जाएगी, आपका रिश्ता भी नहीं टूटेगा। पति पत्नी की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, ठीक है। क्या पता वो किस एंगल से सोचे, ठीक है। अतः ध्यान दें, आप खुद कन्विंस करने की कोशिश करो, खुद कन्विंस करने की कोशिश करो। अगर आपके लिए आपने खुद ने ईमानदारी नहीं बरती तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता। अगली वैकेंसी में मैं भी यहीं, संतराम जी भी यहीं, कैलाश जी भी यहीं, मैडम भी यहीं, सब यहीं हैं। आ जाना वापस, फिर उसकी अगली वैकेंसी में भी आ जाना, फिर उसके अगली वैकेंसी में हम तैयार मिलेंगे। हर वैकेंसी के लिए हम तो तैयार मिलेंगे, लेकिन आप कभी भी तैयार नहीं होगे। और हम ये देखेंगे अगली बार भी आएगा ये, ठीक है। आपको हम पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा, अगली बार भी अच्छा लगेगा, उसके अगली बार भी अच्छा लगेगा, लेकिन सिलेक्शन तो नहीं हुआ। मेरे पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन आपके खुद के करने से होगा। आप टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हो, और ये चीज़ मैं जानता हूँ और अच्छी तरीके से देखता हूँ मैं। आपका टाइम का ध्यान दें, आपको देखना पड़ेगा। आपको कोई कह दे कि साहब 10 लाख रुपए में वो दे दो, क्या नाम है, 10 लाख रुपए में जुगाड़ कर दूँ, आप 10 लाख का बंदोबस्त कर दोगे, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनो, खुद 50 रुपये अपने टिफिन पे खर्च नहीं कर सकते, ठीक है। भूखे रहने की आदत, ये रहने की आदत, ठीक है। खुद को टाइम निकालो और खुद पे खर्च करो उस टाइम को, वेल्थ को भी खुद पे खर्च करो, पैसे को भी। अभी पैसे की ज़रूरत है, अभी खर्च करो। बाद में तो नौकरी लगने के बाद पैसा ही पैसा है, ठीक है। अब जैसे छोटी सी बात, बहुत से ये सोचते होंगे यार ये ना पैदल पैदल चल जाएं। अरे भाई तू पैदल पैदल जाएगा, ठीक है, घर जाते ही रोटी बनाई खाया, छाछ की 2 थैली पी गया, 1 थैली पी गया, 1 गिलास पी गया, तो फिर क्या भाटा पढ़ाई होगी, क्या पत्थर पढ़ाई होगी क्या? फिर तो क्या आएगी, नींद आएगी, क्या आएगी नींद। कभी ड्राइवरों को देखा गाड़ी चलाते हुए, ठीक, कभी देखना, बड़ी सर्दी होती ना तब गाड़ी चलाते हैं ना, तो सुबह का 5 बज रहा है, 4 बज रहे हैं, तो वो ध्यान दें विंडो खोल देते हैं और ठंडी डीप हवा आती है जो नींद उड़ा जाती है उनकी। बड़ी गर्मी, बड़ी सर्दी में सुबह सुबह जो गाड़ी पिकअप चला रहे हैं सब्जियों वाले, वो ध्यान दें एक विंडो खोल के रखते हैं, जब ठंडी ठंडी हवा आती है उनको नींद नहीं आती, क्योंकि गेट बंद है, सर्दी है। कितना ही रात दिन भर सो गया, रात को सो गया, तो भी सुबह 5 बजे नींद आएगी। और सब्जी वालों को तो पिकअप मंडी में पहुंचानी होती है,
गए मार चलती है वो 100 110 100 110, ठीक है। अगर वो आधे घंटे भी लेट है तो फिर उनकी सब्जी ही नहीं बिकेगी। तो वो तो रोजाना जीने और मरने की कंडीशन पे दौड़ाते हैं गाड़ी को। सोचो थोड़ा सा पिकअप को। तो अब आप इस चीज को रोज जीते हैं रोज मरते हैं, मरते हैं ना। तो आप एक बार मर लो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। एक बार नियम बना लो ना, सिर्फ एक बार अगले 6 महीने, और एक बार भी 1 महीने के लिए बना लो। 1 महीने बाद तो नहीं, रेगुलरिटी अपने आप पैदा हो जाएगी। लेकिन फिर क्या आएगी, रक्षाबंधन, जी जी बोल बाया आ जा, वो गया आपके नियम बाढ़ में बह गए। राखी बांधने जाओ, अगले साल बांध लेना। दीपावली अगले साल मना लेना। एक बार सिलेक्शन हो जाओ, होली दिवाली मनाते रहना जिंदगी भर। कोई सारे त्योहार इसी साल मनाओगे क्या? ठीक है, तो खुद का सिलेक्शन खुद ही करोगे। हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग तो सिर्फ पढ़ा के जा रहे हैं, एक जरिया है, ठीक है, माध्यम है। बाकी आप अगली वैकेंसी भी मिल जाना, उसकी अगली भी मिल जाना, ये आप पे डिपेंड है, ठीक है। ये सोचो कि कुत्ता पीछे लगा हुआ है, ठीक है, और अगर रुक गए तो काट खाएगा और खत्म कर देगा। ये सोच के पढ़ोगे। अब मैं यही तो, उस रोज मेरे को गुस्सा इसीलिए तो आया था, मेरी आंखों के सामने ही 7-8 बच्चे उठ के गए। उन्हें यही पता नहीं है कि हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अरे उन IITN वालों को पूछो जो 10वीं बाद में कितने से बच्चे होते हैं, मासूम दुबले पतले से, उनकी खाने का पता नहीं होता बच्चों का। शाम को 4 बजे से लेकर और 8 बजे तक यहाँ भीड़ रहती है उन्हीं बच्चों की, और वो भयंकर रूप से पढ़ते हैं बेचारे। पानी पीते जाते हैं, रोटी खाते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, क्लास में भी है। और वो उनके मुकाबले तो आप क्या पढ़ाई करोगे, 16 घंटे पढ़ लेते हैं लोग, 16 घंटे पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ोगे आप लोग। लेकिन उनके दिमाग में यही है, वो उनमें जितना कंपटीशन है उतना तो है ही नहीं आप लोगों में। वो अपने पड़ोसी से बात नहीं करते, वो अपने पड़ोसी से भी बात नहीं करते। मेरे पड़ोस में कौन बैठा वो पता ही नहीं है उनको। उनको इतना पता है फिजिक्स का टीचर आया, केमिस्ट्री का आया, मैथमेटिक्स का आया, और आज ये पढ़ाया कल ये पढ़ाई, ये नोट्स हैं ये है। और उन्हीं से सीख लो। वो तो मासूम बच्चे हैं, 10वीं क्लास वाले, 10वीं क्लास पास करके आए हैं, 11वीं वाले, 12वीं वाले। आप तो मैच्योर हो, मैच्योर हो तभी तो नीचे खड़े रहते हो 10-10 20-20 मिनट, ठीक है। मैच्योर हो तभी तो ध्यान में निकल के जाते हो क्लास से। ऑफलाइन क्या बोलूँ मैं, ज़्यादा हो गया, ठीक है। खुद का सिलेक्शन खुद पे डिपेंड करेगा, कोई नहीं देगा आपको सिलेक्शन, ठीक है, कोई नहीं देगा सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन आप पे ही निर्भर है। आप इर्रेगुलर हो, एक दिन बीच में छुट्टी कर ली, 2 दिन छुट्टी कर ली, ये ऐसे नहीं होता, ठीक है। आप ये सोचते हो कि एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ लोगे, तो कुछ नहीं पढ़ने वाले। उन बिहारियों को देखो, यूपी वालों और बिहारियों को, वो क्या करते हैं बेटा, भूख लगी ना, अंडे को दूध में फोड़ा, ठीक है, दूध में डाला है, अंडे को फोड़ा दूध में, ठीक है, और पी गए। और भूख लगेगी ना तो ये गमछा होता ना, इस गमछे को पेट के बांध लेते हो जोरदार, और बांध के पढ़ने बैठ जाते हैं। पानी पीते जाते हैं, पानी पीते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पानी पीते। कब उनको 10 घंटे 11 घंटे होते हैं उनको खुद को ही पता नहीं रहता। भूख लगी, दूध लिया 1 गिलास, अंडे डाले 2, पी गए। पढ़ने वाला बुरा होता है, हकीकत तो ये है। और पढ़ाई अगर इजी होती ना तो इस भारत में सारे साइंटिस्ट होते और पाकिस्तान अपने से कहीं आगे होता, ठीक है। पाकिस्तान अपने, दुनिया का सबसे टिपिकल काम क्या है, पढ़ना, ठीक है। और पढ़ाई कब होगी, जब इंटरेस्ट होगा, आपकी अभिरुचि होगी, तब आपको अच्छा लगेगा, तब आपको अच्छा लगेगा कि हाँ हम पढ़े। तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। वही अगले साल फिर दिखना, फिर उसके बाद फिर दिखना है। स्ट्रेटजी नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, न तो स्ट्रेटजी न टाइम। मैं पहली बार इतना रेगुलर हूँ इस बैच में, वरना कभी पुस्तकालय पढ़ाते पढ़ाते मेरे को आज 10-12 साल हो गए, ठीक है। हर वैकेंसी में फुल पढ़ाया मैंने, लेकिन पहली बार इतना पंक्चुअली और रेगुलरली हूँ कि मैं फिक्स 12:10, 15, 20 मिनट तक यहाँ पहुँच जाता हूँ। वरना पहले हाँ आज क्लास कैंसिल कर देना, हाँ आज क्लास कैंसिल कर देना। इससे पहले वाले बैच में देख लो खूब क्लासेस कैंसिल हुई। मैनेज करो, टाइम को मैनेज करो। किसको मैनेज करो, टाइम को।
और टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, वरना ध्यान दो कुछ भी नहीं बचेगा। और सबसे मेन बात, आपके एग्ज़ाम की तारीख आ चुकी है, आपके एग्ज़ाम की तारीख आ चुकी है, और अभी आपके एग्ज़ाम में इतने कॉम्पिटिटर नहीं हैं, ठीक है, जितने उसमें है रीट में, सेकंड ग्रेड में। सेकंड ग्रेड का हाल देखा, पोस्टें आएगी 7,000, बच्चे कितने हैं 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख, पोस्टें कितनी 7,000, ठीक है। और सिलेबस, सिलेबस तुम्हारा क्या है, सिलेबस उसको देख लो, एसएस को, साइंस को, ठीक है, उस सिलेबस को देखो क्या सिलेबस दिया है, ठीक है। एसएस वाले तो रोते हैं बेचारे, ही हो दुनिया का सबसे बड़ा सिलेबस है, ठीक है। समाज शास्त्र खत्म नहीं होता उससे पहले तो पब्लिक एड शुरू हो जाता है, पब्लिक एड खत्म नहीं होता पॉलिटी, 3 बड़े पोर्शन आते हैं। भूगोल, ये जो अभी आप भूगोल पढ़ रहे हो ना, इससे 4 गुना ज्यादा है उनके। हिस्ट्री जो आप पढ़ रहे, इतनी सी हिस्ट्री है आपके, तो उस जो सेकंड ग्रेड सब्जेक्ट की हिस्ट्री है ना, उसका मात्र 5% है आपके। और फिर उनके तो 8 सब्जेक्ट है, समाजशास्त्र, फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, पब्लिक एड, और क्या नाम, लोक प्रशासन, हाँ लोक, और पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स के 2 पोर्शन है, इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल थ्योरी, मांग की लोचरी है, बाजार के सिद्धांत, जिसमें कर्व बनते हैं सीधे सीधे ग्राफ। और दूसरा ध्यान दे, डाटा एनालिसिस, यानी बजट, योजनाएं, ये बैंड बज गई। और फिर मेरिट कितनी जाती, और फिर भी देखो मेरिट कोई कम नहीं जाती, 80, 90, 95, ठीक है। तो वो ध्यान दे, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं यार। अब हमारी क्लास में भी आते हैं बच्चे, आ रहे हैं बच्चे सेकंड ग्रेड के, उनको ये थोड़े कहते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, आते हैं वजह से पढ़ाते हैं। लेकिन ध्यान दो, जो बच्चा 2-2.5 साल से रेगुलर बंद होकर तैयारी कर रहा है, उसके मुकाबले तो क्या होगा, एक हकीकत है चीज़। अतः मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टाइम है अभी, जब जाओ खुद की तैयारी भयंकर रूप से जारी कर दो, डरा नहीं रहा, हकीकत जोरदार तरीके से लग जाओ, ठीक है। आराम पार की लड़ाई लड़ो, देखिए सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, 100% सिलेक्शन होगा, 1000%, ठीक है, 1000% सिलेक्शन होगा। पिछले बैच में मैं ऑनलाइन जो बच्चे थे ना, वो लगभग 350 या 400, 500 के समथिंग थे, और ऑफलाइन 120 थे। सिलेक्शन कितने हुए, 120 के लगभग, ऑनलाइन और ऑफलाइन में, ठीक है। टोटल 500 बच्चों में से 120 बच्चों का सिलेक्शन फर्स्ट ग्रेड में, सब्जेक्ट में। तो वो बच्चे ध्यान दें, पढ़ते थे क्या, वो भाई साहब भयंकर पढ़ते थे। जैसे हमने एक जगह ये लिख दिया, अब वो जिंदगी भर के लिए उनके दिमाग में हो गया, बावल मंडे उठ में वहाँ, ठीक है। सर ने पढ़ाया है, कौशलेंद्र सर ने, ठीक है, तो गोस्वामी सर ने, तो ध्यान दो उस नोट्स को ही 50 बार रिपीट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन आया 130 में से 115 क्वेश्चन जो है हमारे नोट्सों में से हैं, 115 क्वेश्चन, ठीक है, 130 में से। अब बचे कितने, 85 क्वेश्चन, 85 के 95 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के, और 75 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के, फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहा हूँ मैं। अब ध्यान से सुनो, मेरिट कितनी जाएगी, 140 क्वेश्चन, 140 में से 115 तो सब्जेक्ट में ले आया, और 7 या 8 क्वेश्चन उसको फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी के मिल जाएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी तो इधर भी पढ़ रखी है उसने, तो 7 क्वेश्चन उसके मिल गए। साइकोलॉजी में 20 में से उसने 10 भी सही कर लिए, तो 17 क्वेश्चन, 115 + 17 132, ठीक है। अब बचे कितने क्वेश्चन, बचे 65 क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन में से वो 10 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएगा क्या, ये सिलेक्शन। लेकिन एक तरीका है उसका, उसने शुरू से दिमाग में रखा कि 130 में से मैं 115 सही करूंगा, क्योंकि उसका खुद का सब्जेक्ट था। ऐसे ही आपका सब्जेक्ट तो मजबूत करो, पुस्तकालय को तो उसको तो मजबूत करो। जीके तो आपको पुशअप करेगा, धक्का देगा मेरिट में जाने के लिए। मेन सिलेक्शन तो सब्जेक्ट ही देगा भाई, हकीकत तो हकीकत होती है। मैं थोड़े कराऊंगे मेन सब्जेक्ट, जो आपको सिलेक्शन देगा वो जो जीके देगा, ये तो बेईमानी होगी। वास्तव में सिलेक्शन तो कौन देगा, आपका सब्जेक्ट देगा। तो 10 घंटे मिले तो 10 में से 6 घंटे किस पे दो, सब्जेक्ट पे, 4 घंटे उस पे दो जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है जीके में।
और आधा आधा घंटे डेली करंट अफेयर तैयार कर लो। और करंट अफेयर तैयार करने का एक ही तरीका है, पढ़ो बोलो, पढ़ो बोलो, पढ़ो बोलो, पढ़ो। जितना बोल बोल के मौखिक वर्बली। सोचो मैं आपका इंटरव्यू लूं और मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, आप बता दोगे ना? क्यों बता दोगे? क्या आपको पता है। फिर मैं आपसे पूछूं क्या कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, बता दोगे तुरंत, क्योंकि आपने ध्यान है, बोल रखा है। तो बोलोगे उन्हीं चीजों को जो आपके माइंड में है। सोचो, दिमाग लगाओ। जो चीज आप बाहर निकाल रहे हो वो आपके दिमाग में तभी तो निकाल रहे हो। अब जब सारा कंटेंट आपके माइंड में है तो एक बार रिपीट कर लो, 2 बार रिपीट कर लो, 3 बार रिपीट कर लो। मैं आपको कैसे कह देता हूं कि मैं एक दिन में आपके पूरे एक पोर्शन को खत्म कर दूंगा, क्योंकि सारी चीजें मैंने पढ़ नहीं रखी, सोच रखी है। मैंने क्या कर रखी है? सोच रखी है कि हाँ राष्ट्रपति होता है तो राष्ट्रपति का क्या है, क्या नहीं है, क्या है। अब प्रधानमंत्री है, ठीक है, अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र भाई मोदी। लेकिन 4 जून से लेकर शपथ तक के बीच में प्रधानमंत्री कौन था? 4 जून को इलेक्शन हुए थे ना, उसके बाद 5 जून को त्यागपत्र दे दिया था। इलेक्शन का रिजल्ट आया, 5 जून को त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र से लेकर शपथ ग्रहण तक प्रधानमंत्री कौन था? किसने कहा? आ गया समझ में? कौन था? राष्ट्रपति ने उसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब ये तो प्रैक्टिकल चीज है। अब आप उसको आर्टिकल में पढ़ोगे, इस आर्टिकल में यह राष्ट्रपति की शक्ति है कि प्रधानमंत्री को वो कार्यवाहक। अरे ये तो प्रैक्टिकल चीजें हैं। ग्राम पंचायत के इलेक्शन में भी तो मजे लेते हो ना। तो ग्राम पंचायत, सरपंच, इन चीजों का पता है, खुद के जिले का पता है। तो हर चीज को इसलिए पढ़ो कि आप उसे प्रैक्टिकली बोल सको। ठीक है, चलो भाषण खत्म, टॉपिक पढ़े। काफी कुछ दे दिया, जबरदस्ती का भाषण। जबरदस्ती है ना, जबरदस्ती का भाषण। इतने ठंडे क्यों हो गए? इतना बुरा तो नहीं बोला यार बेटा। हकीकत है जी ये ना। हाँ ये वो, इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, हाँ आ रहा हूँ, आ रही हूँ, जा रहा हूँ, देखो बाद में फ़ोन करना, इससे सिलेक्शन नहीं। इसको तोड़ के फेंक दो। मैं मोबाइल, आप देखो मेरे सिर्फ फ़ोन आते हैं, वो भी श्रीमती जी के, बाकी किसी के फ़ोन नहीं आते हैं। क्योंकि टाइम पे मैं ड्यूटी पे हर क्लास में चला जाता हूँ, तो मुझे फ़ोन कौन करेगा? सिर्फ एक श्रीमती जी करती, वो भी हाँ खाना बन गया, दूसरी ये चीज़ें लेते आना, बस। इसके अलावा देख लो, आज सुबह से सिर्फ एक फ़ोन आया है, वो भी विवेक चौधरी का, पैसे के लिए आया था कि भाई साहब पेमेंट डाल दो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, बस। और मेरे से ज़्यादा तो आप लोगों के पास आ गए होंगे फ़ोन। ये देखना बेटा, सुबह से कितना फ़ोन आया? एक ही आया, और वो भी किसका? पेमेंट के लिए, सर प्लीज़ पेमेंट डालो। और वो भी स्टाफ है, और वो भी उसको ज़रूरत थी मेडिकल, इसलिए फ़ोन किया मेरे को कि भाई साहब पेमेंट डाल दो। तो मैंने कहीं फ़ोन किया, मैंने कहा उसके पेमेंट ट्रांसफ़र कर देना, बस 1 सेकंड फ़ोन किया। और फ़ोन भी नहीं किया, वो अगला बंदा मेरे सामने था, मैंने कहा हाँ प्रशांत जी पेमेंट ट्रांसफ़र कर देना, बस। कल के फ़ोन देखो, कल के 4 है, और 4 में से 3 बार तो श्रीमती जी है। तो देखो, कोई ऐसी कोई नीड नहीं है, ये कोई ज़रूरी, इससे पहले भी ज़िंदगी थी ना बेटा। 6 महीने अगर इसको इग्नोर करके फेंक दिया, या फिर ध्यान दो सिर्फ उतना ही यूज में किया कि यूट्यूब पर क्लास चल रही है क्वेश्चन आंसर की, बस, या ध्यान दें यहाँ से लाइव क्लास जारी है उसको आप पढ़ रहे हो, उतना काम में लिया, हल्लो आए तक ठीक है, पढ़ते पढ़ते थक गए, एक बार बात कर ली मम्मी पापा से, घर से जो ज़रूरी है, बस। ये नहीं कि किसी दोस्त का फ़ोन आ रहा हो, दोस्त नहीं, वो दुश्मन है इस समय। ठीक है, क्या है? दुश्मन। चलो भाषण आज थोड़ा ज़्यादा ही दे दिया यार, इमोशनली दे दिया, अब खुश हो जाओ। अरे बोल तो जाओ। भाषण आज जबरदस्ती दे दिया, मत दिलवाते मेरे से, अब मत पूछना, ठीक है? अपने आप हो जाएगा सिलेक्शन, पढ़ाई करो। डेनमार्क जल संधि किस किस के बीच है? यूरोप और उत्तरी अमेरिका। ये ध्यान दें, ग्रीनलैंड व आइसलैंड के मध्य है। ग्रीनलैंड व आइसलैंड के मध्य है।
ग्रीनलैंड व आइसलैंड के मध्य है। नोट कर लिया बेटा? किस किस के बीच है? व आइसलैंड। ग्रीनलैंड कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? उत्तरी अमेरिका। और आइसलैंड किस में आता है? यूरोप। बेरिंग, टॉरस, बाबल मंडेव, जिब्राल्टर, डेनमार्क। ठीक है, अगली लिखो। पनामा कैनाल। कौन सी नहर? पनामा नहर। किसका? जरूरत नहीं ना, उस मैप में है। पनामा नहर। मैंने बनाया था, वर्ल्ड के मैप में देखो। अपना मानचित्र देखो। मैंने ये भी कहा था टाइटैनिक जहाज डूबा था यहाँ। निर्माण 1914 में यूएस आर्मी द्वारा। पनामा नहर, देश कौन सा है? पनामा। यह नहर उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका के मध्य स्थित है। उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका के मध्य स्थित है। नोट कर लिया? फिर पनामा नहर के बाद आती है ड्रेक चैनल, ड्रेक पैसेज। और ड्रेक पैसेज बिटवीन दक्षिणी अमेरिका व प्रियंका कहाँ है बेटा? दक्षिणी अमेरिका। ये ड्रेक पैसेज किस किस के बीच है? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। प्रयास करना। अरे हमेशा याद रखो कि कोई अपने माँ के पेट में सीख के नहीं आता। हम भी झटके खाते थे। दक्षिणी अमेरिका व अंटार्कटिका के मध्य यह पैसेज अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है। यह पैसेज अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है। बिटवीन, हाँ जी, पैसेज, चैनल और स्ट्रेट, तीनों का मतलब जल संधि। ड्रेक पैसेज, ड्रेक चैनल, ड्रेक स्ट्रेट, तीनों का मतलब क्या है? जल संधि। नोट कर लिया बेटा? नोट कर लिया ना? नहीं किया?
नोट कर लिया बेटा? कर लिया? किसी 5 स्टेट के नाम बताओ, जल्दी करो। हाँ, आपकी नॉलेज में कोई 5 जल संधियां हैं या स्टेट है, उनके नाम बोलो बिना देखे। इधर देखो मेरी तरफ, बिना देखे। हाँ, पहली बैरिंग, ठीक है। दूसरी टॉरस, तीसरी बाबल मंडेव, चौथी जिब्राल्टर, पांचवी डेनमार्क और छठी ड्रेक। एक बार बोलो, देखिए, वापस बोलो, रिपीट करो बेटा। ड्रेक, जिब्राल्टर, डेनमार्क, बाबल मंडेव, टॉरस एंड बेरिंग। हो गई 6। इट मीन्स ये पूरा ही टॉपिक आ गया 1 घंटे की क्लास। नाम ही तो होता है मेन, बाकी अंदर का कंटेंट तो ऑटोमेटिकली याद रहता है। मेन क्या होता है? नाम ही तो होता है। नोट कर लिया? चले आगे। अब लिखो एशिया महाद्वीप, हेडिंग डालो। कौन सा कॉन्टिनेंट? एशिया। आंकड़े उतने ही याद करो जितने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फालतू के आंकड़े याद करने की जरूरत नहीं। कभी भी एशिया का क्षेत्रफल एग्जाम में नहीं पूछा गया। यह जरूर आता है कि एशिया और अफ्रीका विश्व का आधा भाग रखते हैं स्थल का, लेकिन उनका ये नहीं आएगा कि 29.5, 20.2, ऐसा नहीं आता। ऐसा सिर्फ एक ही आता, और वो आता है क्या? 29.2 और 70.8। ये 2 आंकड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन्हीं के लिए मैंने इंपॉर्टेंट कहा था। बाकी आंकड़े आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आंकड़े पूछने का शौक होगा तो वो गुरु शिखर की ऊंचाई पूछेगा, शेर की ऊंचाई पूछेगा, चंबल की लंबाई पूछेगा, बनास की लंबाई पूछेगा, सही है ना। नदियाँ कितनी राजस्थान में? 100 के लगभग है ना। 100 में से मुश्किल से 4 या 5 के लिए कहा था मैंने, 5 के लिए कि इनकी लंबाइयाँ याद कर लो। जब मैं राजस्थान की 5 नदियों की लंबाइयों की बात कर रहा हूं, तो मैं इंडिया में तो किसी की बात ही नहीं करूंगा, और जब इंडिया में किसी की बात नहीं करूंगा तो मैं वर्ल्ड की रिवर्स की क्यों बात करूंगा। अतः क्वेश्चन कैसे आएंगे? लाइक दिस। रीट लेवल 2nd क्वेश्चन आया था कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी को। बस इतना ही डाटा आएगा। और जोड़ दोस्ती कि नील नदी की लंबाई 6646 किलोमीटर है। अरे क्यों 6646 बार मार रहा है? ठीक है, सीधी सी एक बार मार दे भाई। डाटा आएंगे ही नहीं तो क्यों करें? डाटा आएंगे आगे योजनाओं के, ठीक है, कि इस योजना में केंद्र का कितना है, नाबार्ड का कितना, वहां याद करना ना। इकोनॉमिक्स में जनसंख्या के याद करो आंकड़े, ठीक है। क्यों फालतू ज्योग्राफी में आंकड़ों के भंवर में उलझते हो। एशिया कॉन्टिनेंट, फर्स्ट लाइन एशिया महाद्वीप। पहली लाइन में नोट करो बच्चों, सभ्यताओं का महाद्वीप। इसे क्या कहा जाता है? सभ्यताओं का महाद्वीप, कॉन्टिनेंट ऑफ सिविलाइजेशन। पर्वतों का महाद्वीप। पर्वतों का महाद्वीप। इस महाद्वीप का 44% भाग पहाड़ी व पर्वतीय है। इस महाद्वीप का 44% भाग पहाड़ी व पर्वतीय है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पर्वतों का महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। और एरिया है 4.4 करोड़
वर्ग किलोमीटर, लगभग स्थल का 30% भाग एशिया में। अब इसमें से सीधे सीधे ये दो सवाल बन रहे हैं आपके, पहला और दूसरा। ये दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं तो भाषण नहीं देता तो ही बढ़िया था, कम से कम भाषण देते क्लास मेरी सुन हो गई पॉकेट में। कोमा में चले गए सारे के सारे। सही बता, मैं गलत बोला क्या मैंने एक भी? हाँ, सिलेक्शन चाहिए तो डिसिप्लिन जनरेट करना पड़ेगा। अभी एक बच्ची थी जो इंग्लिश मीडियम से थी, वो उसने सिंगापुर में कोई यूनिवर्सिटी है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का तैयारी कर रही थी। वो अप्लाई किया होगा उसने, तो वो क्या है, कम से कम भी जयपुर में 6-7 टीचर से पढ़ के गई वो, और वो मेरे से कार्टोग्राफी पढ़ने आई थी। इंग्लिश मीडियम थी, ठीक है, मैंने पढ़ाया भी था उसको, ठीक है। तो वो आके और बस उतना ही, हाँ सर ये प्रॉब्लम ये ठीक है, उसको पढ़ा दिया, एक एक डायग्राम बना के कि यहाँ ऐसे ये tan थीटा आएगी, ये कोसेक आएगी, इससे एक आई सारा sin थीटा sin 45 का मान, ये वो सारा पढ़ा दिया उसको। और वो मुश्किल 10 दिन पढ़ के निकल गई, फिर 5-7 दिन किसी और के पास, ऐसे करके सभी टीचर्स से कहाँ से, मतलब उसको पता था कि मुझे किस टीचर से कितना पढ़ना है, किसका पोर्शन कौन सा सॉलिड है, उतना पढ़ के और सेलेक्ट हो गई। अभी 6-7 दिन पहले ही, ठीक है, मेरे को मेरे दोस्त बता रहे थे कि उसका बच्चे का सिलेक्शन हो गया। तो सोचो थोड़ा सा कि उसने प्रोग्राम डिसाइड किया कि इतना टाइम है मेरे पास, इतने टाइम में मुझे इस टीचर से ये पढ़ना है, ठीक है। उसने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मेरा ये पोर्शन है, इतना वीक है, इसमें शर्मा शर्मी किस बात की, पढ़ना तो पढ़ना है। तो खुद का डिसिप्लिन जनरेट करना पड़ेगा बच्चों आप लोगों को। एशिया महाद्वीप यहाँ तक लिख लिया, ये 2 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी आपसे नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ से एक ही सवाल बनता है, वो बनता है कौन कौन से महाद्वीप मिलकर विश्व के कुल स्थल भाग का आधा भाग रखते हैं, एशिया और अफ्रीका। और ये बात आज मैं 4थी या 5वीं बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, अब तो पल्ले पड़ गई ना, बोलो। अब इसी क्रम में आगे देखें तो एशिया की सीमाएं, एशिया की सीमाएं, एशिया की सीमाएं लिख लिया। पहले नंबर पे कौन सी आएगी? बेरिंग स्ट्रेट। दूसरे नंबर पे टॉरस। तीसरे पे लाल सागर। है अब तो एशिया की चल रही ना, एशिया की तो बतानी है, ज़्यादा थोड़े जाना है। जिब्राल्टर तो किस किस के बीच है? यूरोप और अफ्रीका। सुएज नहर इसी में लिख लो। और बताओ, यमन की खाड़ी, यमन की खाड़ी, लाल सागर, बाबल मंडेर, सुएज कैनाल, यमन की खाड़ी। अब देखें यूराल माउंटेन रेंज।
ये मत लिखो और ये लिखो। यूरोप है एशिया के मध्य सीमा। ये ऊपर वाला पार्ट तो अपन पढ़ चुके हैं ना, तीनों ही। चौथे में अंडरलाइन कर लेना। हाँ जी, हाँ यूराल, हाँ यूरोप व एशिया के मध्य सीमा। नोट कर लिया बेटा? अब देखो क्या लिखा आपने लास्ट, यूरोप व एशिया के मध्य सीमा। यहाँ कौन सा देश आ गया? ये इंडिया। ये एशिया कॉन्टिनेंट, कौन सा महाद्वीप? एशिया। इधर महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। और इधर यूरोप। इस झील का नाम है कैस्पियन सागर। क्या नाम है? कैस्पियन। इसका नाम काला सागर। और बीच के जो डूंगर है ना, उन डूंगरों को कहा जाता है यूराल नहीं, काकेसस। काकेसस। और ये जो डूंगर है, इन डूंगरों को कहते हैं यूराल। और देखो कायदे से बोर्ड पे देखो, इधर तो यूरोप और अफ्रीका आ गया, इधर आ गया ये एशिया। ये एशिया। ऊपर आर्कटिक सागर, आर्कटिक ओशियन है ना, कौन सा है? आर्कटिक। इधर कौन सा है? प्रशांत महासागर। हेलो, हाँ भाई, 10 मिनट आ जा। नहीं, कहाँ हो? ठीक है, ऊपर आ जा। प्रशांत महासागर। और ये इंडियन ओशियन। हिंद महासागर। और ये भूमध्य सागर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कितने बॉर्डर हैं? 4। पहले कौन सा है? यूराल। यूराल के बाद कैस्पियन। कैस्पियन के बाद काकेसस। और काकेसस के बाद काला सागर। ये पूरा का पूरा इधर वाला पार्ट, ये बॉर्डर
और इधर पूरा यूरोप और इधर एशिया। ठीक है, ये यहाँ भी यूरोप है ये। ठीक है, तो ये बॉर्डर चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, यानी एशिया व यूरोप के मध्य 4 लैंडस्केप, कितनी स्थलाकृतियाँ, 4 स्थलाकृतियाँ सीमा बनाती है। पहली लैंडस्केप का नाम है यूराल, जो सबसे लंबी सीमा बनाती है, और एग्जाम में यूराल आता है। कौन आता है? यूराल। दूसरा है कैस्पियन सागर। कौन सा सागर? कैस्पियन सागर। कैस्पियन। ठीक है, कैस्पियन सागर बिटवीन यूरोप एंड एशिया। कैस्पियन सागर किस किस के बीच है? यूरोप और एशिया के बीच। क्लियर? बोलो। तीसरा कौन है? काकेशस पर्वत श्रृंखला, ये यूरोप और एशिया। और चौथा कौन है? काला सागर। ये चारों मिलकर ध्यान दें एशिया व यूरोप के मध्य सीमा बनाते हैं। यहां तक समझ में आ गया? बोलो। अब ये ध्यान में रखना, अगला सवाल, ये पहले तो इसमें यूराल ही पूछा जाएगा आपसे। क्या पूछा जाएगा? यूराल। कि ध्यान दें एशिया व यूरोप के मध्य कौन सीमा बनाता है? यूराल। बस यही क्वेश्चन है। अब इसके अलावा क्वेश्चन ये आएगा, देखो, कि एशिया व इसमें यूरोप के मध्य कौन सी स्थलाकृति एशिया महाद्वीप में मानी जाती है? तो इन चारों में से ध्यान से सुनना, यूराल जब भी वर्ड आए यूरोप आता है, कि यूराल पर्वत श्रृंखला कौन से महाद्वीप में है? यूरोप में। ठीक है, कैस्पियन सागर एशिया में माना जाता है। ठीक है, काकेशस पर्वत श्रृंखला यूरोप में आती है, और काला सागर किस में आती है? यूरोप में। ठीक है, इन 4 स्थलाकृतियां जो सीमा पर है, चारों सीमाएं बना रही है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन अप्लाइड होती है कि इसमें से कैस्पियन सागर तो यूरोप में आ जाएगा, बाकी तीनों पार्ट जो है वो यूरोप, कैस्पियन सागर तो एशिया में आ जाएगा, बाकी तीनों पार्ट किस में चले जाएंगे? यूरोप में। आ गया समझ में? बोलो। नोट डाउन कर लो इसे, फोटो खींच लो इसका, फोटो खींच लो इसका जल्दी। चले आगे बच्चों। इंडिया ज्योग्राफी के नोट्स तैयार कर लो, सर करवा रहे हैं, कर लो। ठीक है, और मैं आपको यहाँ बोर्ड पे पढ़ाऊंगा जोरदार तरीके से, और फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा चीज़ें होगी तो वाइट पेपर आपको दे दिए जाएंगे, तो नोट करते चलना। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हटवा भी दूंगा मैं, और बहुत सारी को मोस्ट लगवा दूंगा, तो लिखने की समस्या तो खत्म हो जाएगी ना, मेरे साथ रहोगे तो। फिर मैं समझाते चलूँगा, टाइम आपका बच जाएगा। चले आगे। अब इसमें ध्यान से सुनो, दोनों ही बातें, यूरोप व एशिया के मध्य सीमा। पहला जो मोस्ट है, मोस्ट करके नोट करो, यूराल माउंटेन रेंज, यूराल पर्वत श्रृंखला, ये क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है, ये तो मोस्ट करके लिखो। अब आगे वाली लाइन में लिखोगे, यूरोप व एशिया के मध्य 4 स्थलाकृतियां सीमा बनाती है। कितनी स्थलाकृतियां? 4 स्थलाकृतियां सीमा बनाती है। नोट कर लिया यहां तक? चार स्थलाकृतियां बॉर्डर बनाती है।
नोट कर लिया यहाँ तक? चले क्या आगे? इसमें से पहली है, हाँ बोलो पहली कौन सी है? आगे लिखो, रूस, यूरोप। किसमें मानी जाती है? रूस, यूरोप। हालांकि बॉर्डर बनाती है, लेकिन अगर महाद्वीप या देश पूछे तो रूस आएगा, यूरोप। कंट्री तो कौन सी है? रूस। और महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। सीधा महाद्वीप लिख रहा हूं मैं, एशिया। देश कितने इसके कोस्ट पे? तो 5 देश है। 5 देश, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान और रशिया। ये 5 कंट्री है। तीसरे नंबर पे आएगा कैस्पियन के बाद काकेसस। काकेसस पर्वत श्रृंखला जो है वो आर्मेनिया में है, जॉर्जिया में है, रशिया में है, अजरबैजान में है। रूस, सॉरी रूस नहीं, यूरोप। रूस का छोटा सा, रूस जो है उसमें थोड़ा सा पार्ट है इसका, यूरोप। और चौथा ब्लैक सी, काला सागर। और काला सागर जो है वो यूरोप में। अब मैं ये कह रहा हूं कि कैस्पियन सागर का ये सवाल क्यों पूछा जाता है? वो इसलिए पूछा जाता है कि ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, इसलिए एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ये कौन से महाद्वीप में है? एशिया में। बाकी तीनों किस में है? बस बस आ गया क्वेश्चन समझ में? 2 सवाल हो गए। पहला कि एशिया और यूरोप के मध्य सीमा कौन बनाता है? यूराल। हालांकि बनाते तो ये सभी है, लेकिन एग्जाम में यूराल ही आएगा। दूसरी बात, इनमें से कौन सा एशिया में है? तो कैस्पियन सागर एशिया में है, बाकी तीनों ही किस में है? यूरोप में। ठीक है, कल पॉलिटिकल एशिया पढ़ेंगे, फिर फिजिकल एशिया पढ़ेंगे। कल और परसों 2 दिन में एशिया खत्म होगा अपना। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू। आज भाषण गलत दे दिया यार, सबके मुंह करके नहीं देना चाहता था। देखिए चेहरे उतर जाएंगे और कुछ नहीं है। सिलेक्शन हो जाएगा तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो। नावा थोड़े साफ करवा रहे हैं आपसे घर वाले या